हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं इस नए लेक्चर में। आई होप आपने इसके पहले के सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं। टॉपिक चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बस इस लेक्चर में या उसके अगले लेक्चर तक समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग 23rd लेक्चर पहुंच चुके हैं और हमारा टॉपिक है पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट और ट्रांसफार्मर। पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट और साथ में ट्रांसफार्मर के बारे में बात करने वाले हैं। आपको याद होगा हम लोग अलग अलग सर्किट के बारे में, अल्टरनेटिंग सर्किट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। एलआर, सीआर, एलसी, एलसीआर ये सब पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो हम लोग एसी सर्किट के अंदर पावर कंजम्पशन की स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए, एक आइसोलेटेड प्लेस पे बैठिए, टेबल चेयर पे बैठिए, नोट्स कॉपी पेन लेकर के बैठिए। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं, इस मामले को बढ़ाते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पावर कंजम्पशन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? पावर कंजम्पशन के बारे में। देखिए, जब आप एसी सर्किट में पावर कंजम्पशन की बात करते हैं तो पावर को कई तरीके से डिफाइन करते हैं। एक, हम लोग डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर को, एक डिफाइन करते हैं एवरेज पावर, राइट। और एवरेज पावर में भी आप पाओगे ट्रू पावर या एक्चुअल पावर और एक अपैरेंट पावर, राइट। तो ये सब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं, हम लोग एक एक करके जानते हैं, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं क्या चीज़ है पावर कंजम्पशन। मान लीजिए कि आपने किसी भी सर्किट में या किसी भी पर्टिकुलर एक प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी, एल आर, किसी में भी आपने जो V अप्लाई कर रखा है V नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। और आपने जो I अप्लाई कर रखा है वो है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। मॉड्यूल में देख लेता हूं मैं किसको आगे पीछे दिया, किसी कोई एक आगे पीछे हो। ओमेगा टी माइनस फाइव दिया है ना, प्लस फाइव हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, आप प्लस फाइव ले लो। अब चूंकि आपके नोट्स में माइनस फाइव लिखा है तो मैं माइनस फाइव ले रहा हूं, बहरहाल, ठीक है। तो ये यहां पर एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है और इंस्टेंटेनियस करंट है। वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब आप गौर करिए कि वोल्टेज भी वेरिएबल है और करंट भी वेरिएबल है। जब हम डीसी सर्किट में पावर कंजम्पशन की बात करते थे तो पावर का फॉर्मूला क्या आता था? V इंटू में I। पर यहां तो V भी वेरिएबल है और I भी वेरिएबल है, V भी टाइम डिपेंडेंट है और I भी टाइम डिपेंडेंट है, सही बात है। तो यहां पर हम लोग जब पावर की बात करेंगे भाई और बहनों, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपसे इंस्टेंटेनियस पावर की। इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर क्लियर है। और यहां पर इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है P बराबर में V इंटू में I। यानी आप सीधे सीधे कर सकते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी और इंटू में I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में फाइव, प्लस फाइव भी कर सकते हैं, माइनस फाइव भी कर सकते हैं, जैसी सिचुएशन उस हिसाब से बातचीत होगी, ठीक है। तो ये भाई और बहनों इंस्टेंटेनियस पावर का जिक्र किया मैंने आपसे। लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर का कोई फायदा नहीं है अपने को। भाई मान लीजिए अगर आपको पावर कंजम्पशन निकालना ही है किसी सर्किट में तो आप इंस्टेंटेनियस थोड़े निकालोगे। किसी इंस्टेंट के पावर से हमको क्या फायदा मिलेगा, क्या कैलकुलेशन मिलेगा? तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इंस्टेंटेनियस के बजाय एवरेज पावर निकालना है। और मैंने आपको याद होगा जब हम एवरेज पावर या कोई भी क्वांटिटी निकालते हैं हमें यहां एवरेज पावर निकालना है, राइट। तो जब भी कोई भी क्वांटिटी जब आप निकालते हैं तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम लोगों ने एक कांस्टेंट करंट की कल्पना की थी, स्टेडी करंट की।
जिसे हमने आरएमएस करंट कहा था ओवर द साइकिल। यानी हमें कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, ओवर 1 साइकिल करनी है, तो यहां एवरेज पावर अगर आपको कैलकुलेट करना है, इसको PAV लिख सकते हैं, तो आप इसे ओवर 1 साइकिल करेंगे। अच्छा, मैंने आपको एवरेज निकालने का तरीका बताया था। गणितीय तरीका क्या था? सबसे पहले इसको dt से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो 0 से लेकर के कहां तक, t तक, बाई में टोटल टाइम। यही तो तरीका है एवरेज निकालने का। अगर कोई भी क्वांटिटी टाइम पे डिपेंडेंट होती है तो उसका औसत एवरेज निकालने का यह तरीका होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं इस मामले को आगे बढ़ाऊं तो यहां 0 से लेकर के t तक होगा और p dt की जगह क्या हो जाएगा, v0 साइन ओमेगा t इंटू में I0 साइन ओमेगा t माइनस में 5 और इंटू में dt बाई में टोटल टाइम t। क्लियर? अब यहां करना क्या होगा, अगेन आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले आप V0 I0 को बाहर ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इसके कैलकुलेशन में हमको बहुत विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां कि आपको कैलकुलेशन करना पड़े। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, साइन ओमेगा t माइनस 5 को ब्रैकेट को ओपन कर लोगे। कैसे ओपन कर लोगे, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं ताकि आप समझ लो। V0 I0 बाहर ले लो और आप इंटीग्रेशन 0 से t तक साइन ओमेगा t रहेगा और यहां पर साइन a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा t कॉस 5 माइनस, है ना, कॉस ओमेगा t साइन 5, है ना। अब फिर वही बात है, इसको आगे और आगे बढ़ाएंगे और इसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम इसे कैलकुलेट करेंगे। भाई और बहनों, मैंने आपसे कहा कि इसके कैलकुलेशन के लफड़े में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अंततः जो P एवरेज आने वाला है वो आपके पास आने वाला है V0 I0 बाई में 2 इंटू में cos 5, इंटू में cos 5। समझ में आ गया? अगर आप इसे कैपिटल T तक इंटीग्रेट करोगे तो यही आने वाला है। अब हम और आगे बढ़ाते हैं इस बात को, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो P एवरेज क्या आएगा, V0 बाई रूट 2 इंटू I0 बाई रूट 2 लिखा जा सकता है, इंटू में cos 5। ये क्या बला होती है, VRMS होती है, याद होगा आपको। तो P औसत, P एवरेज वो आ जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू cos 5। दिस इज द एवरेज पावर कंजम्पशन ड्यूरिंग 1 साइकिल। औसत पावर कंजम्पशन का ये फॉर्मूला निकल करके आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? आई होप आपको नहीं होनी चाहिए। ये एक जनरल फॉर्मूला है। अगर हम इसको सिंपल सर्किट से कंपेयर करें तो हमें दिखता है कि जो पावर का कंजम्पशन है वो सिर्फ V और I के पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि वो डिपेंड करता है इस फैक्टर पे भी। यानी अगर हम डीसी सर्किट में पावर कंजम्पशन को से इसको कंपेयर करें तो हमें एक बात समझ में आती है कि पावर का कंजम्पशन न सिर्फ वोल्टेज, न सिर्फ करंट, बल्कि इस cos phi पर भी डिपेंड करता है। इस cos phi का एक नाम हम रख देते हैं और वो नाम है पावर फैक्टर। क्या नाम है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मतलब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर कंजम्पशन ऑल्सो, है ना। अभी पावर कंजम्पशन का रियल मीनिंग क्या है मैं उस पर भी आपसे बात करूंगा। तो एक्चुअली यही पावर कंजम्पशन, ये एक्चुअल पावर कंजम्पशन है, या इसी को हम ट्रू पावर कंजम्पशन कहते हैं। एक्चुअल पावर कंजम्पशन या ट्रू पावर कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या है?
सीधे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्लियर। और एवरेज पावर क्या है, वो ये सामने आ गया आपके। अच्छा, एक और पावर है जो इसके लिए डिफाइन की जाती है और हम उसे कहते हैं अपैरेंट पावर। अब आप कहेंगे अपैरेंट पावर का क्या मतलब है? देखो, मैं देसी तरीके से समझा रहा हूं, बहुत आपको डिटेल में नहीं एंट्री करवा रहा हूं मैं। अपैरेंट पावर का क्या मतलब है? पी अपैरेंट, एक्चुअली हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, Vrms और Irms एक कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज थे और एक कॉरेस्पॉन्डिंग करंट थी। कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज थे और कॉरेस्पॉन्डिंग करंट थे जिसकी वैल्यू कांस्टेंट थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग डीसी वाले सर्किट में देख रहे थे। तो अगर हम उस वोल्टेज और उस करंट को डीसी मान लें, डीसी के जैसे वैल्यू कांस्टेंट थी, उसके बजाय हम उसको डीसी ही मान लें, तो हमारे हिसाब से पावर का कंजम्पशन आना चाहिए Vrms इंटू Irms, यही तो आना चाहिए। P बराबर V इंटू I इफ द वोल्टेज एंड करंट इज डीसी। तो अगर हम Vrms वैल्यू को हम एक डीसी की तरह ट्रीट कर ले तो पावर क्या आनी चाहिए? Vrms इंटू Irms। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि सच्चाई यह है कि जो Vrms है और Irms है वो एक कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज मानी गई है, होती है, बट इट इज नॉट डीसी ना भाई। डीसी वाला बिहेवियर थोड़ी ऐसी शो करने लगेगा, डीसी वाला कैलकुलेशन थोड़ी शो कर, क्योंकि यहां पर फेज एंगल भी मायने रखता है। तो अगर आप वो मान करके कैलकुलेट कर लोगे, इट विल बी रॉन्ग। इसे हम अपैरेंट पावर कहते हैं। इसको डिफाइन किया जाता है डीसी सर्किट। अपैरेंट पावर क्या है? सीधे सीधे Vrms और Irms के मल्टीप्लीकेशन को अपैरेंट पावर कहते हैं। और ये क्या है? एक्चुअल पावर क्या है? Vrms Irms cos phi। अब अभी मैंने आपको क्या बताया पावर फैक्टर के बारे में। व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर फैक्टर यानी पीएफ जो होता है वो कुछ भी नहीं है भाई और बहनों, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर बाय में अपैरेंट पावर। इसी के रेशियो को हम पावर फैक्टर कहते हैं। अब एक्चुअल पावर तो आप जानते हैं क्या है? Vrms Irms cos phi, ठीक। और Vrms Irms कट गया तो पावर फैक्टर कितने के बराबर आ गया? cos phi के बराबर। समझ में आ गया? पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi। और याद रखिएगा phi क्या है? वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस। तो हम लोगों ने यहां पर चार चीजें जानी। पहली जानी कि भैया इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, एवरेज पावर ओवर अ साइकिल क्या है, ठीक। उसके बाद हमने यहां अपैरेंट पावर जानी, तीसरी चीज। और चौथी चीज हमने जानी पावर फैक्टर। एक्चुअली पावर फैक्टर वो फैक्टर है जो वोल्टेज और करंट के अलावा, मतलब उसके साथ में कह लो, इंक्लूडिंग दैट, ये पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक बात है? क्या आप पावर फैक्टर और इन सारी बातों को समझ चुके हैं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये बात यहां पर भी आपके मॉड्यूल में भी की हुई है, ठीक है। देखो, वर्चुअल पावर, अपैरेंट पावर। अच्छा, एक और है पीक पावर। पीक पावर का मतलब पीक वैल्यू ऑफ पावर। समझ में आ गया आपके? कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए हम लोग अलग अलग सर्किट में पावर कंजम्पशन और पावर फैक्टर, इन दोनों को देखते हैं। पावर कंजम्पशन और पावर फैक्टर, इन दोनों को हम देखते हैं अलग अलग सर्किट में। आइए सबसे पहले बात करने जा रहे हैं प्योर आर में। प्योर रजिस्टर सर्किट।
रेजिस्टिव सर्किट प्योर आर में। ठीक, चलो प्योर आर के केस में क्या होता है? प्योर आर के केस में भाई और बहनों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली यहां पर जो बात होती है वो होती है वी आर एम एस बराबर में आई आर एम एस इंटू में आर, यही तो होता है और फाई बराबर क्या होता है? 0। याद करिए, वी आर एम एस और आई आर एम एस या वी और आई में कितने का फेज डिफरेंस होता है? 0 का। तो पावर कंजम्पशन कितना आएगा? देखिएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये ऐसे ही बन जाएगा। अच्छा, वी आर एम एस बराबर आई आर एम एस आर है, तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर या वी आर एम एस स्क्वायर बाई में आर, इनमें से कोई भी फॉर्मूला यहां पर चलेगा। ठीक है, किसके लिए? प्योर आर सर्किट के लिए। ठीक है, प्योर आर सर्किट के लिए पावर फैक्टर कितना हो जाएगा यहां पर? पावर फैक्टर होगा cos फाई। cos फाई का मतलब cos 0 डिग्री एंड दैट विल बी पावर फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी। तो पावर फैक्टर 1 आएगा और पावर फैक्टर अगर 1 कर दोगे तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये हमने किसके लिए बोला? प्योर रेशियो। ये मैक्सिमम पावर फैक्टर है, इससे ज्यादा पावर फैक्टर नहीं हो सकता है और एक्चुअली ये मैक्सिमम पावर कंजम्पशन भी है, इससे ज्यादा पावर कंजम्पशन नहीं हो सकता। आगे बढ़े क्या? प्योर आर के बाद है प्योर एल या फिर प्योर सी या फिर एलसी सर्किट। इन तीनों के लिए चल रहा है प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी या एलसी सर्किट के लिए। यहां पर फाई कितना आया था? फाई आया था π/2। भाई किसी में प्लस आया था, किसी में माइनस आया था, किसी में प्लस माइनस दोनों था। एलसी में प्लस माइनस दोनों था। याद करिए, याद होना चाहिए भैया। सी में वोल्टेज पीछे था और एल में वोल्टेज आगे था। बहरहाल आपने क्या करना, फाई की वैल्यू π/2 थी, ये बात कंफर्म है। तो पावर फैक्टर कितना आएगा? पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लो। पावर फैक्टर cos फाई और cos फाई की वैल्यू कितनी होती है? यहां पर cos 90 की वैल्यू 0। तो पावर फैक्टर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? तो प्योर एल के लिए, प्योर सी के लिए और प्योर एलसी के लिए पावर फैक्टर 0। अगर पावर फैक्टर 0 है तो पावर कंजम्पशन कितना आएगा? वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू में 0 बराबर में 0, यानी पावर का खर्चा यहां पर क्या आएगा भाई और बहनों? 0 आएगा। तो एक बात समझ में आई कि आर, एल और सी में घूसखोर कौन है? आर है। बिजली खर्च करने वाला, एनर्जी खर्च करने वाला कौन है? आर। एल और सी में तो कोई पावर का कंजम्पशन ही नहीं हो रहा है, खर्चा ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सर्किट है उसको साथ में ले लेते हैं, जो बची हुई सर्किट। बचे में कौन कौन बचा है? एक बचा है एल आर, एक बचा है सी आर और एक बचा है एल सी आर। ये तीनों को एक साथ पढ़ने जा रहा हूं। अब इन तीनों सर्किट में आप किसी के लिए भी आप जब पढ़ते थे तो आप क्या पढ़ते थे? वी आर एम एस बराबर में आई आर एम एस। इसके लिए जेड इस्तेमाल होता था ना। क्यों? अरे सब कंबाइंड सर्किट है, देखो ना, सब कंबाइंड थी तो सब में जेड आता था। अब इसका जेड अलग होगा, इसका जेड अलग होगा, इसका जेड अलग होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन सब में जेड आता था, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, चलो पावर फैक्टर निकालते हैं। सभी के फॉर्मूले में जितना भी फॉर्मूला आपके उसमें आया था, कोई भी किसी को भी आप उठा लीजिए,
आप LR को उठा सकते हैं, आप CR को उठा सकते हैं, आप LCR को उठा सकते हैं, किसी को भी उठाइए, किसी एक को उठा लीजिए। जैसे मैं LR को उठाता हूं, पावर फैक्टर चाहिए अपने को, यानी अपने को cos फाई चाहिए, है ना। आओ LR उठाते हैं। LR में tan फाई क्या आया था, याद करो, याद करो, XL बाई आर। tan फाई क्या आया था, XL बाई आर। अगर मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना लूं, ये 90 डिग्री, और यहां पर मैं फाई बोलूं, तो tan फाई इज इक्वल टू लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, इस रिलेशन को ये ट्राइंगल सेटिस्फाई करता है। अगर मैं यहां देखूं इसका हाइपोटेन्यूस, वो आएगा R स्क्वायर प्लस में XL स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा भाई, पाइथागोरस क्या था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अच्छा, आप जरा गौर करिए, R स्क्वायर प्लस XL इसका स्क्वायर का अंडर रूट, क्या ये इंपीडेंस होगा इस सर्किट का? बिल्कुल होगा इंपीडेंस। अगर आप ये LR के साथ करोगे तो उसका इंपीडेंस आ जाएगा, CR के साथ करोगे तो उसका इंपीडेंस आ जाएगा, और LCR के साथ करोगे तो उसका, आप कर लेना, यही आएगा ही आएगा, हर एक में यही आने वाला है। अरे चाहो तो LCR का भी देख लो, LCR का चलो यही दिखा देता हूं मैं, थोड़ा तसल्ली मिल जाएगी। LCR में tan फाई बराबर क्या होता है, XL माइनस XC बाई में, यही तो होता, बोलो। अब यहां पर हमने ये बनाया, XL माइनस XC बनाया, और ये R बनाया, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट, बोलो, R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर आएगा, Z के बराबर। तो आप किसी भी इन तीनों में से कोई भी सर्किट उठा लो, LR उठा लो, CR उठा लो, LCR उठा लो, cos फाई की वैल्यू क्या आएगी, R बाई में Z, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी R बाई में Z। दिस इज द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू, हर सिचुएशन में कितना आ रहा है, R बाई Z आ रहा है। अच्छा, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पावर का खर्चा क्या आएगा भाई, VRMS, IRMS और cos फाई की जगह R बाई Z कर दिया जाएगा। अच्छा, जो VRMS क्या है, IRMS Z है, ठीक है। VRMS बराबर क्या होगा, IRMS इंटू में Z हो जाएगा। तो आप चाहो तो, या फिर IRMS बराबर VRMS बाई Z कर लो, ऐसे कर लो, VRMS रहने दो, और IRMS बराबर क्या हो जाएगा, VRMS बाई में Z इंटू में R बाई Z। तो ये क्या बन जाएगा, P बराबर में सोचो, VRMS स्क्वायर इंटू में R बाई Z स्क्वायर। ये पूछा गया क्वेश्चन है एक बार, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, आपको बदलना चाहेंगे तो आप बदल लेंगे, चाहे आप इस रूप में लिखिए फॉर्मूला, चाहे इस रूप में लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर है। तो भाइयों और बहनों, यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ये जो फॉर्मूला है, ये जो जनरल फॉर्मूला है, उसका अलग अलग सर्किट में अलग अलग क्या रूप होगा वो मैंने आपको बताया, और यहां से cos फाई की वैल्यू आपको R बाई Z मिल गई, जिसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसके लिए निकाला पावर फैक्टर, प्योर R के लिए, सबसे ज्यादा वैल्यू आई है 1। उसके बाद LC और LC के लिए, फिर तीसरे नंबर पे LR, CR और LCR के लिए। एक पॉइंट और यहां पर मैं आपको बताऊंगा, पावर कंजम्पशन समझ गए होंगे आप लोग, आई होप, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलो ठीक है। चलिए, एक और बात है जो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं भाई और बहनों, और वो है पावर फैक्टर के बारे में, cos फाई। आखिर इसका
हमारे जिंदगी में क्या सिग्निफिकेंस है। मान लो cos फाई या पावर फैक्टर अपने को पता ही है, तो cos फाई कम है, cos फाई ज्यादा है, यानी पावर फैक्टर कम है, उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, पावर फैक्टर का रोल हमको जरूरत पड़ेगी जब हम बात करेंगे पावर डिलीवरी सिस्टम में। किस में बात करेंगे? जो पावर को डिलीवर कर रहा है, पावर डिलीवरी सिस्टम है ना, जो सप्लाई है, जो घरों में आ रही है, पावर डिलीवरी सिस्टम। अब समझिएगा पावर डिलीवरी सिस्टम में इस पावर फैक्टर का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए P बराबर है VRMS IRMS cos फाई, तो पावर फैक्टर या cos फाई बराबर क्या आएगा? पावर फैक्टर या IRMS बराबर क्या आएगा? पावर बाई में VRMS इंटू में cos फाई, ये तो आएगा। अगर मान लीजिए कोई पावर डिलीवर करने वाला सिस्टम है, कोई पावर देने वाला, कोई पावर प्लांट या कहीं से पावर डिलीवर करने वाला सिस्टम है, वो एक कांस्टेंट पावर दे रहा है, सप्लाई वो कांस्टेंट दे रहा है। मान लो 1000 वॉट दे रहा है, ठीक, और एक सर्टेन वोल्टेज पे दे रहा है, 220 वोल्ट की सप्लाई पे पावर डिलीवर कर रहा है। तो पावर फैक्टर जितना कम होगा, करंट उतनी ही ज्यादा होगी, और पावर फैक्टर जितना ज्यादा होगा, करंट उतनी ही कम हो जाएगी। अब अगर पावर फैक्टर कम है, पावर फैक्टर कम है, तो IRMS जो सप्लाई में आ रही होगी वो ज्यादा आएगी, और पावर फैक्टर अगर ज्यादा है तो IRMS कम आएगी। यही तो होगा। इसका बेनिफिट या इसका लॉस क्या है समझिएगा। अगर ज्यादा करंट डिलीवर होगी तो उसका नुकसान यह है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर हीट ज्यादा पैदा होगी और वो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे सप्लाई करने वाला है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करने वाला, उसका पावर फैक्टर कम है, ठीक, cos फाई की वैल्यू कम है, तो cos फाई की वैल्यू कम होने से करंट ज्यादा फ्लो करेगी डिलीवरी सिस्टम के अंदर, जो डिलीवर कर रहा होगा, और करंट ज्यादा फ्लो करेगी तो हीट ज्यादा पैदा होगी, और हीट ज्यादा पैदा होगी तो नुकसान ज्यादा होगा। क्लियर? लेकिन अगर आप पावर फैक्टर ज्यादा करोगे तो करंट जो आएगी डिलीवरी सिस्टम के अंदर वो कम आएगी, नुकसान से हम बच जाएंगे। सेम पावर खर्च होगा, हमारा खर्चा वही होगा लेकिन बर्बादी कम हो जाएगी। खर्चा और बर्बादी, जैसे हमने 100 रुपए खर्च किया और उसमें से 20 रुपए हमारे बर्बाद हो गए, तो ठीक नहीं है ना। बर्बादी जितनी कम हो तो IRMS की वैल्यू कम होगी तो बर्बादी कम होगी, यानी हम पावर फैक्टर अगर ज्यादा रखेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद है। हम पावर फैक्टर को ज्यादा डिलीवरी सिस्टम के अंदर, ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है, जो डिलीवर कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो पावर फैक्टर को हम ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये पावर फैक्टर का एक रोल है जो पावर कंजम्पशन को कंट्रोल करता है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कम ज्यादा बेसिक क्या है, ठीक है। आपको ये सब सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपसे सवाल जो पूछा जाएगा वो अभी मैंने आपको ये अलग अलग सर्किट में सब बता दिया, पावर कंजम्पशन, ये वो फलाना ढिमकाना सब, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक यहां पर और बात करने जा रहा हूं मैं, पावर कंजम्पशन से ही रिलेटेड है, और उस बात का नाम है वाटलेस करंट पे आपसे बात करने जा रहा हूं। वाटलेस करंट, समझिएगा वाटलेस करंट। देखिए वाटलेस का मतलब क्या होता है? वाट किसकी यूनिट है? पावर की। पावरलेस यानी पावर का खर्चा न कराने वाली करंट। पावरलेस मतलब पावर का खर्चा न कराने वाली करंट। अच्छा जी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वोल्टेज और करंट होते तो स्केलर है,
लेकिन एसी के केस में हम उन्हें वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। अब जैसे थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि यहां पर ये है Vrms या वोल्टेज, और इससे कुछ एंगल पे यहां पर मौजूद है करंट। हम आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। ये फाई, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं पावर का खर्चा Vrms Irms cos फाई होता है, लेकिन अब हम एक काम ये करने जा रहे हैं कि हम इस पूरी करंट से खर्चा नहीं देखने जा रहे हैं, हम इसका कंपोनेंट करने जा रहे हैं, इसके घटक निकालने जा रहे हैं। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कितना, Irms cos फाई, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा Irms sin फाई। तो एक कंपोनेंट ये रहा और दूसरी कंपोनेंट ये रहा। अगर हमने कंपोनेंट कर दिया तो इसको भूल जाइए, इसको छोड़ दीजिए। इस कंपोनेंट का Vrms से कितना फेज एंगल है, 0, और इस कंपोनेंट का Vrms से कितना फेज एंगल है, 90। ये देखो, तो सबसे पहले मैं आपको cos फाई वाला जो कंपोनेंट है उसकी वजह से पावर कंजम्पशन निकालने जा रहा हूं मैं, cos फाई वाला। चलो निकालते हैं। Vrms इंटू Irms, तो Irms की जगह क्या हो जाएगा, Irms cos फाई, और इंटू में cos फाई होता है। फाई क्या होता है, जो करंट और Vrms के बीच का एंगल होता है। तो एक्चुअल करंट तो ये है, लेकिन कंपोनेंट और इसके बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री, तो cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यह आता है Vrms Irms cos फाई। ओहो, हमारा एक्चुअल पावर भी यही आता है और इस कंपोनेंट का भी पावर यही आया है, तो इसका मतलब कुल जो पावर खर्चा है वो इसी की वजह से हो रहा होगा। कुल पावर का खर्चा यही कर दे रहा अकेले। अच्छा, आओ हम ड्यू टू Irms sin फाई भी देख लेते हैं। तो पावर बराबर Vrms Irms sin फाई हुआ, हाँ या ना बोलो। और अब जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा, cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, पावर का खर्चा 0। यानी Irms sin फाई पावर का खर्चा नहीं करता है, लेकिन Irms cos फाई पावर का खर्चा करता है। यानी पूरा पूरा अगर मैं पूछूं कि इस करंट में वो कौन सा हिस्सा है जो पावर खर्चा करता है, वो है Irms cos फाई, और कौन सा हिस्सा है जो नहीं करता है, वो है Irms sin फाई। इसी कंपोनेंट को, इसी टुकड़े को हम कहते हैं वॉटलेस करंट। क्या कहते हैं भाई और बहनों, वॉटलेस करंट, जो पावर का खर्चा ना करे। ये देखिए वॉटलेस करंट या वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, जो कहिए, ठीक। तो आप इसे नोट कर सकते हैं या नोट ही कर लीजिए, क्योंकि मॉड्यूल में थोड़ा सा ये कम लिखा हुआ है। सीधे सीधे एक बात लिखी हुई है कि Irms sin फाई इज नोन एज इनएक्टिव पार्ट ऑफ करंट, वॉटलेस करंट, वॉकलेस करंट, ठीक है। ये 90 डिग्री बनाता है, ये बात है, ठीक। पावर खर्चा, पावर फैक्टर यहां पर पूरा कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। ये देखो मैंने अभी निकाला था जो Vrms है उसका, ठीक है। क्या आपको पावर का खर्चा समझ में आ चुका है? आई होप आप पूरी तरीके से पावर के खर्चे को समझ चुके हैं, ठीक है। ऑल राइट, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं भाई और बहनों। पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट पे पूरी बात मैंने कर दी, पावर फैक्टर पे बात करी, और आपसे वॉटलेस करंट पे भी बात कर लिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए एक टॉपिक है यहां पर, थोड़ा सा टॉपिक ये तो लास्ट का है, लेकिन पहले ही पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपको अगले और आखिरी लेक्चर में 2 टॉपिक मुझे पढ़ाना है, LCR का रेजोनेंस और LC ऑसिलेशन, ये दोनों मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो फिलहाल यहां पर हम लोग
बात करने वाले हैं एक डिवाइस की, और डिवाइस का नाम है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ये एक यंत्र है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस से, जिसका पर्पस होता है, जिसका मकसद होता है हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में बदलना, या लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में बदलना। क्या पर्पस है? हाई वोल्टेज एसी है, उसको बदल देना है लो वोल्टेज एसी में, या फिर लो वोल्टेज एसी है, उसे बदल देना है हाई वोल्टेज एसी में। ये अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग ज़रूरत पड़ती है। जैसे पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है कहीं पर, तो उसको डाउन करना है, तो हम हमारे घरों में देख लीजिए, जैसे आप लोग इस्तेमाल करते होंगे 220 वोल्ट की सप्लाई है, पर सब यंत्र 220 वोल्ट थोड़ी लेंगे, किसी को कम भी चाहिए होगा। तो जिसको कम चाहिए उसके लिए हम ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो हाई को लो में बदलता है उसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। और जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लो को हाई में बदलने वाला स्टेप अप, और हाई को लो में बदलने वाला स्टेप डाउन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये करता कैसे, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। एक्चुअली ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, और आपने म्यूचुअल इंडक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है म्यूचुअल इंडक्शन वाली, पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आप ये टॉपिक करिए, वरना आपके समझ में कम आएगा। आइए हम यहां पर ट्रांसफार्मर बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफार्मर में एक कोर होता है। कोर कई तरीके से हो सकता है। एक कोर मैं यहां बना के दिखा रहा हूं, दो कोर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। यह है आयरन कोर, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा भी हो सकता है सिर्फ। ठीक है, ये कोर है, आयरन का बना होता है, सॉफ्ट आयरन। क्यों सॉफ्ट आयरन ही लिया जाता है, मैं इस पे अभी आपसे बात करूंगा। चलो, अब इस तरह का अगर आप ट्रांसफार्मर लोगे तो इसमें क्या होता है कि एक इसमें प्राइमरी कॉइल होता है, याद आ रहा होगा, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। यहां जो सप्लाई लगाते हो, वोल्टेज लगाते हो, वो ईएस है, सॉरी ईपी है प्राइमरी। जो करंट इसमें आती है उसको हम आईपी कहते हैं। इसका नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है। तो जो वोल्टेज अप्लाई किया आपने वो ईपी है, जो करंट आई वो आईपी है, और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एनपी है। यहीं पर इनपुट लगाया जाता है। इनपुट का मतलब उस वोल्टेज या करंट को जिसे अप या डाउन करना, उसे यहीं लगाया जाता है प्राइमरी कॉइल। ये वेरिएबल करंट होगी तभी म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तभी ट्रांसफार्मर काम भी करता है। इसका मतलब यह हुआ कि डीसी में यह काम नहीं करेगा। डीसी में वेरिएबल करंट ही नहीं होती तो कहां से काम करेगा। अच्छा, अभी सेकेंडरी वाले में क्या है कि सेकेंडरी वाला भी इसी के ऊपर लपेटा होता है, और यहां से हमको आउटपुट प्राप्त होती है। आउटपुट में जो वोल्टेज प्राप्त होता है उसे हम ईएस बोल दिए। यहां जो करंट आई वो है आईएस, और इसका जो नंबर ऑफ टर्न है वो है एनएस। तो जो भी पैदा होगा फ्लक्स, वो यहां पर लिंक हो जाएगा। प्राइमरी से पैदा होगा और सेकेंडरी में लिंक हो जाएगा। एक और तरीका है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी को लपेटा की जाता है। एक ये हो गया, प्राइमरी लपेट दिया हमने इस आर्म में, फिर वही सब बातें ईपी, और सेकेंडरी लपेट दिया यहां पर, सेकेंडरी लपेटा यहां पर, और जो फ्लक्स पैदा हुआ इससे लिंक हो गया। ठीक है, यह है ट्रांसफार्मर की
संरचना, या तो ऐसा होगा या तो आउटपुट ये है, दिस वन इज आउटपुट एंड दिस वन इज इनपुट। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए, अब होता क्या है कि जो प्राइमरी से पैदा होने वाला फ्लक्स होता है, राइट, क्या यहां, अच्छा दूसरी बात ये याद रखिएगा, ये सब कॉइल है और मैं इसको एक आइडियल कॉइल ले रहा हूं, एक प्योर कॉइल, प्योर इंडक्टर जैसा। प्योर इंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या आएगा? 0। प्योर इंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या आएगा? 0। ठीक, समझ में आ रही कि नहीं बात? अच्छा, जो फ्लक्स यहां पैदा होगा वही फ्लक्स इससे लिंक होगा, लेकिन याद रखिए इसके एक टर्न से पैदा होने वाला फ्लक्स इसके एक टर्न से जो लिंक हो रहा है वो सेम होगा। हम ऐसा मान रहे हैं, ऐसा होता नहीं है आइडियली। प्राइमरी से जितना फ्लक्स पैदा होता है सबका सब सेकेंडरी से वैसे ही लिंक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ फ्लक्स की बर्बादी भी होगी। आप सोच करके देखिए, अगर कॉइल बना है तो कुछ फ्लक्स इधर, मान लो इधर भी पैदा हुए, इधर इधर, ये सब बर्बादी हुए कि नहीं हुए। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो भी फ्लक्स पैदा हो रहा है भाई और बहनों, वो फ्लक्स इसमें जितना प्राइमरी से लिंक हो रहा है एक टर्न के, वो सेकेंडरी से भी। एक टर्न क्यों कह रहे हैं, टोटल फ्लक्स क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो प्राइमरी का टोटल फ्लक्स है वही सेकेंडरी ना? क्यों? क्योंकि फ्लक्स लिंक होने के लिए क्या जिम्मेदार है? बी जिम्मेदार है। तो जो बी इसमें आ रहा है वही बी इसमें आ रहा है। आप फ्लक्स का फार्मूला जब निकालते हो तो क्या निकालते हो? एन बी ए कॉस थीटा। भैया बी सेम है दोनों में, पर एन थोड़ी सेम है, तो टोटल फ्लक्स सेम नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल टर्न का फ्लक्स सेम है दोनों का। अगर इंडिविजुअल टर्न का फ्लक्स सेम है तो प्राइमरी कॉइल का जो ईएमएफ है दैट इज रिटेन एज माइनस एनपी डी फाई बाई में डी टी। जहां पर ये जो फाई लिखा है ये सिंगल टर्न से फ्लक्स लिंक्ड है। ठीक, इसी प्रकार से ES आ जाएगा माइनस NS डी फाई बाई में डी टी। अच्छा, एक बात और देख लीजिए, जो फाई यहां इस्तेमाल हुआ है एक टर्न से, वही फाई यहां भी इस्तेमाल होएगा। क्यों? क्योंकि जो इसके एक टर्न से फ्लक्स पैदा हो रहा है वही उसके एक टर्न से लिंक हो रहा है। अगर मैं इसको यहां पर डिवाइड कर दूं, ध्यान से समझते चलना, EP बाई में ES दैट इज इक्वल टू NP बाई में NS। यानी कि अगर आप यहां गौर करिए तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। यानी प्राइमरी कॉइल हो या सेकेंडरी कॉइल है, उसके एक अलोंग, उसके क्रॉस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, नेट ईएमएफ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के। और भाई और बहनों यही खेल खेला जाता है। मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर 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 मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाला कम है और सेकेंडरी वाला ज्यादा है, तो क्या कहोगे आप? EP कम है, ES ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो आप बोलोगे EP जो है वो ज्यादा है, EP जो है वो ज्यादा है किससे? ES से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक बात सुनिए, आप तो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, इसका मतलब यही खेल खेला जाएगा। अगर आपको ये आउटपुट है ना, आउटपुट में वोल्टेज बढ़ाना है इनपुट के रिस्पेक्ट में, आउटपुट में वोल्टेज बढ़ाना है इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा कर दो। और यह काम किस में किया जाता है? आउटपुट इनपुट से ज्यादा हो, यह होता है स्टेप अप में। यानी स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और यह काम किस में किया जाता है? यानी आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है। अगर आउटपुट कम है तो यह कहानी है स्टेप डाउन की भाई और बहनों।
यानी सारा खेल कहां खेला जाता है, नंबर ऑफ टर्न से खेला जाता है। अगर हमें स्टेप अप बनाना है तो नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा कर देंगे सेकेंडरी में प्राइमरी के रिस्पेक्ट में, और आपको कम करना है तो कम कर देंगे। ठीक है, तो इस ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बड़ा करना या वोल्टेज को छोटा करना, एसी वोल्टेज को। और उसमें हमने कैलकुलेशन की मदद से यह निष्कर्ष निकाला कि नंबर ऑफ टर्न के साथ अगर खेला जाए तो वोल्टेज में हम मनचाहा बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, और भी कुछ बातें हैं जो इस ट्रांसफार्मर के लिए पढ़ेंगे। अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूं, आइडियल का मतलब एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें रजिस्टर ही ना हो, बिजली खर्चा ही ना हो, कोई हीट वीट कुछ ना पैदा हो। तो अगर बिजली खर्चा नहीं होगी तो जितना इनपुट पावर आएगा उतना ही आउटपुट पावर आएगा। तो इनपुट पावर क्या लिखूं मैं? ईपी मतलब आरएमएस वैल्यू है ये सब, इंटू आईपी, और आउटपुट क्या हो जाएगा? ईएस इंटू आईएस। ये इनपुट और ये आउटपुट। तो यहां से देखो ईपी बाई में ईएस बराबर क्या आएगा? आईएस बाई में आईपी। और ईपी बाई ईएस किसके बराबर होता है? एनपी बाई एनएस के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन यह बात किसके लिए लागू है? ईपी और आईएस वाली। यह आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए लागू होती है भाइयों और बहनों। हर ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट पावर और इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी का खर्चा होगा, पावर की बर्बादी होगी। तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। इस ट्रांसफार्मर के लिए एक और टर्म हम पढ़ते हैं, उसका नाम है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी, राइट। अब एफिशिएंसी क्या होती है? इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आउटपुट पावर है और जो इनपुट पावर है उसका अगर हम रेशियो निकाल दें, उसका अनुपात निकाल दें, तो उसी को हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बोलेंगे। ठीक। अब आउटपुट पावर क्या है? ईएसआईएस। इनपुट क्या है? ईपीआईपी। इनटू में कुछ नहीं। ठीक है। अगर आप आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हो तो क्या ये दोनों बराबर हैं? तो 100% इफिशिएंट हो गया। कितना इफिशिएंट हो गया? 100%। सोच के देखो। अच्छा, परसेंटेज इफिशिएंसी भी एक टर्म आता है। तो परसेंटेज इफिशिएंसी कुछ नहीं है, इसी में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ईएस आईएस बाई में ईपी आईपी इंटू में 100। दिस इज द परसेंटेज इफिशिएंसी। क्या है? परसेंटेज इफिशिएंसी। हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा, ये स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, कैसे करता है ये भी बता दिया, क्या इसका सिद्धांत है ये भी बता दिया, कंस्ट्रक्शन क्या है ये भी बता दिया। अब यहां पर आपको थोड़ा सा मॉड्यूल में भी दिखा देता हूं मैं, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिले। प्रिंसिपल है इसका म्यूचुअल इंडक्शन, इट रेगुलेट्स वोल्टेज, सेकेंडरी में फ्लक्स है, ठीक है, और ये आपका, ठीक है, सब वैल्यू हमने बराबर बराबर कर ली, निकाल दिया आउटपुट पावर, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, अब यहां पर ट्रांसफार्मर में तरह तरह के लॉसेस होते हैं, वो लॉस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कॉपर या जूल हीटिंग लॉस, कॉपर लॉस या जूल लॉस, है ना, समझ में आ रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि आप ये जो कॉइल है ये किसका बना हुआ है? किसी न किसी कंडक्टर का। वैसे सबसे अच्छा कंडक्टर तो सिल्वर है, लेकिन सिल्वर का अगर ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो सोचो क्या होगा। कॉपर का बनाते हैं तो निकाल ले जाते हैं, सिल्वर का कितना महंगा, तो सिल्वर का नहीं बनाया जाता, कॉपर का बनाया जाता है। अब कॉपर के पास रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, यानी हीट पैदा होगी, और जो हीट पैदा होगी वो अनवांटेड हीट है, वो हमारे काम की, ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज को अप डाउन करना है, हीट थोड़ी पैदा करना है।
अब घर में मेहमान आए तो केतली लेके थोड़ी जाओगे वहां, समझ में आ रहा है? तो ये कॉपर जो लॉस होता है ये अनवांटेड लॉस है। अब इस लॉस को तो खत्म नहीं किया जा सकता है, हम लोग कॉपर यूज कर रहे हैं, अब इससे अच्छा कंडक्टर क्या यूज करेंगे? बस एक काम ये करते हैं कि रेजिस्टेंस को कॉपर में कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। अब आप रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? R बराबर में रो एल बाई ए होता है कि नहीं होता है? तो एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, इसलिए मोटा थिक वायर का बनाया जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? और साथ में हम लोग क्या करते हैं, वो जो कॉइल जहां लगा होता है वहां पर हम लोग ऑयल बाथ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऑयल होता है वहां पर, तारपीन का तेल होता है, आजकल तो रेजिन वगैरह इस्तेमाल होता है, जिससे कि गर्मी इतनी ना प्रोड्यूस हो जाए कि वो कॉइल को ही मेल्ट कर दे। आपने अक्सर सुना होगा कि ट्रांसफार्मर जल गया, उड़ गया, तो जलने का रीजन यही होता है कि वो जरूरत से ज्यादा हीट उसमें पैदा हो गई और वो ट्रांसफार्मर जल जाता है। अपने यहां तो जलने का रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें कटिया वालों की वजह से होता है। नेक्स्ट है फ्लक्स लीकेज लॉस। अब ये फ्लक्स लीकेज लॉस क्या है? दोनों कॉइल के बीच में थोड़ा बहुत तो गैप होता ही होता है। अभी मैंने एक कॉइल ऐसे बनाया था, एक कॉइल ऐसे बनाया था, एकदम टाइट करोगे तो भी थोड़ा बहुत गैप होगा, तो कुछ फ्लक्स का नुकसान होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ फ्लक्स का नुकसान होता है। ठीक है, हम इस फ्लक्स को नुकसान से बचाने के लिए जितना क्लोज पैकिंग हो सके उतना करते हैं। दूसरा, हम बीच में मीडियम जो होगा वो ज्यादा परमिएबल मीडियम ले, जिसका परमिएबिलिटी ज्यादा हो। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी आपने पढ़ी है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ज्यादा होती है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी सॉफ्ट आयरन की ज्यादा होती है। इसलिए हम दोनों कॉइल के बीच में सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उससे होकर के जाए, यानी कि फ्लक्स का नुकसान कम से कम हो जाए। तो सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है आयरन लॉस। आयरन लॉस का मतलब, जब हम सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं भाई और बहनों, सॉफ्ट आयरन कोर का, तो उसमें दो नुकसान है हमारे। पहला नुकसान जिसे हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, और दूसरा नुकसान है एडी करंट लॉस। अब हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस क्या है वो थोड़ा समझ लीजिए, यहीं पर बता रहा हूं मैं। हिस्टैरिसीस वाले में क्या चीज है कि आपने पढ़ा था कि अगर कोई एफएमएस लिया जाए, क्या लिया जाए? एफएमएस, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलता जाए तो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा। उसके लिए हम लोगों ने एक कर्व बनाया था, और मैंने आपको बताया था कि बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने से एनर्जी का लॉस हो जाता है, जिसे हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। अब आपने जब सॉफ्ट आयरन कोर लिया भाई और बहनों, तो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा कि नहीं होगा? तो उससे क्या नुकसान हो जाता है? उससे नुकसान ये हो जाता है कि एनर्जी का लॉस हो जाता है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन करने में। और यहां पर हम चाहेंगे कि हिस्टैरिसीस लॉस कम से कम हो। अब स्टील था और आयरन था। मैंने जब एफएमएस पढ़ाया था तो मैंने कहा था एफएमएस के हिस्टैरिसीस कर्व से, यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के हिस्टैरिसीस कर्व से चुनाव किया जाता है, किसे ले किसे ना ले। अब ट्रांसफार्मर में आपको एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चाहिए। क्यों चाहिए? हाई परमिएबिलिटी के लिए चाहिए, पॉइंट नंबर 1 जो पहले डिस्कस किया। दूसरा इसलिए चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम से कम हो। तो आपने पढ़ा था सॉफ्ट आयरन में हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है, इसीलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं। तो सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करने पर उसमें कुछ हिस्टैरिसीस लॉस होता ही होता है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। दूसरा एडी करंट का लॉस होता है। अब आप समझिएगा, यह लॉस यहां लिखा हुआ नहीं है, आप लोग नोट्स में बना लीजिएगा। अब यहां पर मैं एक सॉफ्ट आयरन कोर का ब्लॉक बना देता हूं आपके सामने। ये देखिए, ये 3D है थोड़ा। होता क्या है कि भाई एसी जो है वो वेरिएबल करंट है। एसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगा। यानी
जब ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो वेरिएबल होती है, तो फ्लक्स लिंक भी वेरिएबल होगा। वेरिएबल फ्लक्स लिंक होने की वजह से आयरन कोर के अंदर एडी करंट्स पैदा हो जाती, याद होगा भंवर धाराएं पैदा हो जाती। और मैंने तब जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था एडी करंट के बनने से, अब ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इस सॉफ्ट आयरन कोर में अगर एडी करंट भाई और बहनों यहां बन गई, कहीं बन गई, तो हीट पैदा हो जाएगा और ये एक तरह का नुकसान है, राइट, एक तरह का नुकसान है। अब आप इस एडी करंट की वजह से जो नुकसान हो रहा है, जो हीट का नुकसान हो रहा है, उसको मिनिमाइज करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर को लैमिनेट किया जाता है, इज लैमिनेटेड। क्या कर दिया जाता है? लैमिनेट कर दिया जाता है। आप कहोगे लैमिनेशन का क्या मतलब है? लैमिनेशन का मतलब है कि उस कोर को ऐसे मोटा सा ब्लॉक ना बन के उसको पतले पतले पीसेस में काट देते हैं। जैसे आप लोग देखते हो ना, स्लाइस होती है ना, पूरा ब्लॉक नहीं, पतले पतले, बहुत पतले पतले पीसेस में। तो ये क्या हो जाता है, अब यहां पर देखो मैंने बनाया ना ऐसे, तो इसको पतले पतले पीसेस में काट देते हैं, ये लो। और पीस में काटने के साथ साथ किया यह जाता है कि हर दो पीस के बीच में एक इंसुलेटर लगा देते हैं। हर दो पीस के बीच में वार्निश जैसा कुछ इंसुलेटर जो है वो लगा दिया जाता है, ठीक है, हर जगह, हर दो पीस। यानी इसका इससे आपस में कनेक्शन नहीं होता। आप कहेंगे इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट यह हुआ कि एडी करंट अभी पैदा होती है लेकिन बहुत छोटी छोटी एडी करंट पैदा हो, और जितनी छोटी एडी करंट होगी उतनी ही हीट का नुकसान कम से कम होगा। यहां बड़ी एडी करंट पैदा हो रही थी और लैमिनेट कर दिया गया। लैमिनेट का मतलब कट इनटू पीसेस, कट इनटू पीसेस एंड इंसुलेशन is placed in between, is placed in between। दोनों के बीच में हमने इंसुलेशन कर दिया। तो क्या हुआ कि रास्ता छोटा हो गया एडी करंट का, और रास्ते छोटे हो गए तो रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो हीट का प्रोडक्शन भी कम हो गया, यानी लॉस कम हो गया। तो सॉफ्ट आयरन यूज करने की वजह से जो लॉस है उसको हमने मिनिमाइज किया। एक और लॉस है, यहां मेंशन नहीं है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। हमिंग साउंड का एक लॉस आता है। आपने ट्रांसफार्मर के बगल से आप गुजरे होंगे तो वहां ऐसी एक आवाज आती, तो साउंड भी एक तरह का लॉस है। जाहिर सी बात है, अपने आप कोई एनर्जी तो पैदा हो नहीं रही होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही साउंड में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रही होगी। तो ये कहानी कुल ट्रांसफार्मर के बारे में रही आपसे, है ना। और ट्रांसफार्मर का यूज है स्टेप अप स्टेप डाउन, जैसा जरूरत वैसा किया जाता है। एक सर्टेन पावर को झेलने के लिए तैयार होता है। जब भी किसी मोहल्ले में किसी जगह ट्रांसफार्मर लगाया जाता है तो ये देख लिया जाता है कि कितने वाट का कनेक्शन है, कितने किलोवाट का, उसके हिसाब से लगाया जाता है। पर आप यूपी और बिहार से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ ये सब मायने नहीं रखता है। यहाँ बस ये मायने रखता है कि ट्रांसफार्मर लगा है या नहीं लगा। लगने के बाद उसमें मन चाहे वाटेज, वन चाहे पावर की सप्लाई को दिया जाता है, और अगर नहीं दिया जाता है तो लोग स्वयं ले लेते हैं। क्योंकि आपने ज़रूर सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, तो यूपी बिहार के लोग ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं। तो बहरहाल इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी समाप्त हो गया। अब आपके पास में एक टॉपिक है, चूंकि टॉपिक बहुत लंबा है वो, और थोड़ा उसको अलग तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूं, तो आप लोगों को अगले वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा एलसीआर का, रेजोनेंस और ऑसिलेशन। आज हम लोगों ने ये दो टॉपिक पढ़ लिया, इसे पढ़ लीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इसे नोट कर लीजिए प्लीज।